सर्वं यस्याधितिष्ठते सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपस्थित विद्वजन, वंदनीय मातृशक्ति, भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्प दिल्ली प्रांत एवं हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान का ये सप्तम पुष्प है। मैं राजवीर शास्त्री गुरुकुल प्रकल्प का सह प्रमुख दिल्ली प्रांत का यहाँ आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व हमारे मध्य में भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली प्रांत के माननीय अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी। माननीय ज्ञानेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार जी से निवेदन है कि वो भी आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार जी। सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर संध्या राठौर जी से भी निवेदन है कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर संध्या राठौर जी। कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पूर्व हमारी कुछ परंपरा है भारतीय शिक्षण मंडल की कि ध्येय मंत्र का पाठ के लिए मैं मनीष कुमार को निवेदन करूंगा कि जो संस्कृत विभाग में शोधार्थी हैं वो आएँ और ध्येय मंत्र का पाठ करें। पहले खुद बोलेंगे और दूसरों को भी बुलवाएं। पहले मैं ध्येय मंत्र का पाठ करूंगा, उसके आप उसके पीछे दोहराएंगे। तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्यान्याशिल्पणे पुनम्। अर्थात कर्म वही है जो बंधन में न बांधे। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे। विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रियाएं हैं। वह अन्य सभी विद्याएं केवल कारीगरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अब ध्येय वाक्य के लिए सुप्रिया जी जो कि वाणिज्य विभाग में शोधार्थी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सुप्रिया जी आएँ और ध्येय वाक्य का उच्चारण करें और सबको। ध्येय वाक्य पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ताली की जगह ओम का उच्चारण करें, सभी ओम बोलेंगे, ठीक है।
मध्य में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर संध्या राठौर जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो 10 मिनट के लिए अपना वक्तव्य दें, क्योंकि अभी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुकामा आचार्य जी, वो अभी कुछ ही देर में आने वाली हैं। तो उससे पूर्व ये कार्यक्रम क्योंकि समय हमारा निश्चित है, तो मैं संध्या राठौर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। मतितां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां मनसि संस्थितां देवीं प्रणमामि सरस्वतीं। मंच पर उपस्थित विद्वद्गण और अपनी उपस्थिति से इस सभा को समृद्ध करने वाले, गौरवान्वित करने वाले सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन। अभी भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता, इस विषय पर अभी हम सुकामा जी से, अजय जी से सुनेंगे। तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, मैं थोड़ा सा एक भूमिका सी बनाऊंगी ताकि आप तैयार हो जाएं उन सारी बातों को सुनने के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी पहले अपनी बात करती हूँ। 1986 से मैं पानी में खड़ी हूँ, तो पैर तो भीगेंगे ही, है ना। तो तब से ही मेरी ज्ञान परंपरा अनवरत चल रही है। बहुत जगह पर बोलने का अवसर मिला, बहुत कुछ लिखने का अवसर भी मिला, बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए, अलग अलग राज्यों में भी गई, बहुत सारी सभाओं को संबोधित करने का भी अवसर मिला। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं हूँ, बल्कि भगवत कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और निश्चित रूप से कुछ अंश में मेरी प्रतिभा ने भी कार्य किया। कुछ पुस्तकें लिखने का भी, कुछ लेखन कार्य का भी मुझे अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए नहीं, निश्चित रूप से ही मैं यहाँ हूँ, या मुझे मोहिनी जी ने कहा कि आप भी इस सभा में आएं और एक अतिथि के रूप में पदभार संभालें। अब मुझे नहीं पता था कि सबसे पहले मुझे ही बोलना होगा और 10 मिनट तक शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, इसलिए घबराइए नहीं, 10 मिनट नहीं बोलूँगी। और दूसरी बात, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, ये गंगा के सतत प्रवाह की भांति है। और इस ज्ञान को जो ये आगे बढ़ रहा है भिन्न भिन्न रूपों में, मैं ये कहूँगी कि जैसे मोती अलग अलग होते हैं लेकिन माला एक ही होती है, तो जो भारतीय ज्ञान है, जो उसमें भारतीयता है, वो उन सभी ज्ञान के भीतर अनुस्यूत है और उसके बहुत सारे विकल्प रहे हैं। वो शास्त्र के रूप में है, स्मृति ग्रंथों के रूप में है, या धर्मशास्त्र के रूप में है, दर्शन है, व्याकरण है, साहित्य है, नाट्य शास्त्र है, या और भी वास्तुकला, बहुत सारे विभिन्न विषय हैं जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी है उसके भीतर हम उसको ले सकते हैं। और इन सब में जो सबसे पहला विकल्प है श्रुति परंपरा, और वो आज भी वैसे ही अक्षुण्ण है, उसको सुनकर आज भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी हैं और उसके लिए दरवाजा भी दिया है कि हम पलक बंद कर लेते हैं, लेकिन कानों के लिए कोई दरवाजा नहीं है, हम हमेशा सुन सकते हैं उसको, और सुनने के माध्यम से हमारे भीतर ही वो बातें चली जाती हैं और वो ज्ञान पूरे जीवन, पूरी जो हमारी दिनचर्या है, आप देखेंगे हर पल हम कुछ ना कुछ हमने जो अर्जित किया है, जो संस्कार प्राप्त किया है, उसके कारण ही हम ये सारे करते जा रहे हैं। तो ये कैसे संवर्धित हो, कैसे ये आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी बहुत सारे नई योजनाएं बनाई गई हैं और उसे लागू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और ये इस तरह का सेमिनार तो एक प्रयास है,
इसी बात को आगे बढ़ाने का। और आप लोग यहाँ आए तो इसके लिए तो मैं कहूँगी आप सब लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ये बातें सुन पाएंगे, क्योंकि आप ही तो भविष्य हैं भारत का, इस पूरे विश्व का, है ना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में आप सबको भी पता होगा तो आप और बेहतर तरीके से, आप सबके पास जितने लोग हैं ना उतने ही विकल्प होंगे। तो मुझे विश्वास है पूरा कि जब हम सुदामा जी को सुनेंगे और अजय कुमार जी को सुनेंगे और भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं आएंगे और मैम बोलेंगी, तो हमें जरूर और बेहतर कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभाशीष देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुकुल प्रकल्प क्या है? भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली प्रांत के अंतर्गत एक गुरुकुल प्रकल्प आता है। वो क्या कार्य कर रहा है और हमारी क्या योजना है? भारत की जो शिक्षा है वो प्राचीन काल में कभी 700 गुरुकुल हुआ करते थे। पूरे भारत की जो शिक्षा है वो गुरुकुलीय शिक्षा थी। विद्यार्थी कन्याओं का अलग गुरुकुल हुआ करता था और लड़कों का अलग गुरुकुल हुआ करता था। सर्वांगीण विकास पहले होता था। मध्यकाल में कुछ ऐसी स्थिति आई कि धीरे धीरे ये हमारा सारा का सारा परंपरा, हमारी गुरुकुली परंपरा समाप्त सी होती चली गई। अभी कुछ गुरुकुल हैं जो भी चल रहे हैं, आर्ष पाठ विधि अभी भी जीवित है। प्रोफेसर संध्या राठौर बता रही थी कि जो श्रुति परंपरा है, वेद का जो ज्ञान है वो समाप्त सा हो गया था। तो उस वेद के ज्ञान को कैसे हमारे ऋषियों ने सुरक्षित रखा, इसकी पीछे बहुत बड़ी उनकी तपस्या है, साधना है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि ये सृष्टि का जो कब ये हमारी सृष्टि बनी, कैसे बनी, इसका जो अनुमान कैसे लगाया गया, तो कहा कि मैं उन विद्वान ब्राह्मणों का ऋणी हूँ जिन्होंने जो संकल्प पढ़ते हैं ना, ओम तत्सृत श्री ब्राह्मणे द्वितीय प्राराधे सप्तमे वयोसुतरंतरी अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम, इससे पता चला कि ये सृष्टि हमारी कब से सृष्टि बनी है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये संकल्प के द्वारा हमने सृष्टि का पता लगाया और जो गुरुकुल जो परंपरा थी वो अब वो बहुत कम रूप में रह गई है। तो पूरे भारत की जो शिक्षा है वो गुरुकुली शिक्षा यदि होगी तो हमारे जो संस्कार हैं, बच्चों को जो हम संस्कार देते थे, आज संस्कारों की अभाव होता चला जा रहा है। आप देख रहे संस्कार नहीं है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम का पालन, 4 आश्रमों में ये बटा हुआ था। तो अब 25 वर्ष तक जो 25 वर्ष के जो विद्यार्थी को हम देखते हैं वो तेज और तपस्या होनी चाहिए, वो कहाँ है? वो साधना ही नहीं है। तो वहां पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करा के फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। तो वह पूरा ज्ञान विज्ञान का ये सब चलता था। तो हमारा जो गुरुकुल प्रकल्प है इसके बारे में बताना चाह रहा था कि भारतीय शिक्षण मंडल के अंदर जो गुरुकुल प्रकल्प है, अभी हमने सर्च किया है कि लगभग दिल्ली में 45 गुरुकुल अभी हम खो चुके हैं कि 45 गुरुकुल चल रहे हैं, छोटे बड़े चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत की व्यवस्था गुरुकुलीय हो। उसके लिए गुरुकुलों को आधुनिक शिक्षा से परिपूरित होना चाहिए। वहाँ पर सारे विषय पढ़ाए जाएं, सारे ज्ञान विज्ञान, गणित, ज्योतिष और जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी शिक्षाएं दी जाएं। गुरुकुलों का विकास क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे उसका कारण यही है कि अर्थ के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। अर्थ प्रधान युग है, सब अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, सब नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि नौकरी मुझे मिल भी जाएगी, लेकिन दैवयोग से मैं PhD ये सब करा के नौकरी में भी आ गया, है ना। तो गुरुकुल प्रकल्प जो दिल्ली में जो गुरुकुल प्रकल्प है वो क्या कार्य कर रहा है? वो यही कर रहा है कि हम सारे दिल्ली के जितने भी गुरुकुल हैं, दिल्ली प्रांत के जितने भी गुरुकुल हैं,
उनको हम एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं और उनकी व्यवस्था देखना चाहते हैं कि हम क्या उनके लिए कर सकते हैं। अभी मैं नरेला गुरुकुल में गया था, हमारे ज्ञानंद जी, हम 4-5 लोग हमने भ्रमण किया, 4-5 गुरुकुल अभी हमने भ्रमण किया है। तो वहाँ पर शिक्षा तो दी जा रही है। अभी कन्या गुरुकुल नरेला में है, वहाँ लड़कियाँ मल्लखम्ब भी सीखती हैं, गायन वादन ये सारी विद्या वहाँ पर सिखाई जाती है, सारा पढ़ाया जाता है, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, संध्या बंदन सब कराया जाता है। तो बच्चों को टीवी देखने का समय ही नहीं है, मोबाइल देखने का समय, मोबाइल उनको मिलता ही नहीं है, तो उनका सारा का सारा समय है वो पढ़ाई लिखाई में और योगाभ्यास में, प्राणायाम में लगता है, लड़कियों का समय, ऐसे ही लड़कों का। तो जब ये व्यवस्था, आज क्या है कि बच्चा पैदा होते ही उसको मोबाइल दे दिया जाता है, उसके हाथ में थमा दिया जाता है, तो वो क्या करेगा? तो बच्चे सारे मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनका जीवन खराब हो रहा है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था, इसके लिए हमें बहुत मेहनत की आज आवश्यकता है। गुरुकुल प्रकल्प जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि दिल्ली के जितने भी गुरुकुल हैं उनको हम सबको एक सूत्र में पिरोएं और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकें, ऐसी हमारी योजना है। और अभी हम चाह रहे हैं कि एक प्रांतीय स्तर पर कोई एक सम्मेलन किया जाए, दिल्ली के जितने भी गुरुकुल हैं सबको एक जगह हम एकत्रित करके वहाँ एक प्रांतीय सम्मेलन भी हम करना चाहते हैं। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय विराजमान है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग कार्य में लगे हुए, दिन रात लगे हुए, गुरुकुल प्रकल्प की तरफ से कार्य कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हमें काम बाकी है, बहुत कुछ हमें करना है गुरुकुल के लिए। तो हमारे पास हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और गुरुकुल प्रकल्प के बारे में थोड़ा और प्रकाश डालें। प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार जी। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारी तैयारियों के बाद कई बार दैवीय दुर्योग कह लीजिए, दैवीय समस्या या ऐसी समस्या के चलते थोड़ा सा जो कार्यक्रम में थोड़ी सी जो दिखाई दे रही मुख्य पॉइंट पे वो जाम कई जगह से क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। और उम्मीद है जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे ज्वाइन करते हैं हम उसको उस तरह से प्रारंभ करते हैं। मैं जब कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा था तो सोच रहा था कि क्या मुझे अवसर मिलेगा कि मैं गुरुकुल प्रकल्प के बारे में कुछ बता पाऊँ, तो उसमें स्कोप नहीं बन रहा था और दैवीय योग से मुझे अवसर मिल गया है। मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि ये गुरुकुल प्रकल्प काम क्या कर रहा है और किस तरह से सोचता है, क्योंकि सामान्यतः में से बहुत सारे जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा पब्लिक डोमेन में आई तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि क्या काम करता है, क्या ज़रूरत है आज गुरुकुलों की और किस लिए इन गुरुकुलों पर हम काम करना चाहते हैं, आज ये आउटडेटेड है, क्या ज़रूरत है इसकी। तो मैं उन लोगों से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो इस तरह के प्रश्न करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये, क्या हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा केवल अर्थोपार्जन के लिए हो? क्या हम समाज में एक ऐसा व्यक्ति, मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा। हमारे वीसी साहब बड़े अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं सर 2 मिनट लोगों का खत्म करूँगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहते हैं कि वो जब जहाँ पढ़ाते थे तो उनके जो यूनिवर्सिटी में किसी को बहुत अच्छा पैकेज मिला 2 करोड़ के समथिंग का, तो उनका एग्जाम्पल मुझे क्लिक किया, सच में हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो जब उसको सबसे अच्छा पैकेज मिला तो उसे बुलाया उन्होंने कि मैं पूछता हूँ कि, क्योंकि वो एलुमिनी में थे, तो उनको कहा कि आप थोड़ा सा डोनेट करिए ताकि इसको हम, अभी ये सोच के बुलाया था, बोला नहीं था। तो उसको बुलाया, अच्छा आप इतना पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे? बोला जी बहुत मौज करूँ, बहुत मेहनत की, मैंने जीवन भर मेहनत की है और मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इसलिए मुझे पैकेज मिला, मैं खूब मज़े करूँगा, उसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी लूँगा, उसके बाद एक गाड़ी और लूँगा, उसके बाद फिर एक बड़ा मकान लूँगा, फिर और वो ये कहता गया। और वो बताते हैं कि वो सब चीज़ कह रहा है, पर उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी जिन्होंने इतना परिश्रम करके मुझे पढ़ाया है, मेरे मित्र, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पड़ोसी जिन्होंने इतना सहयोग किया है जिससे आज मैं इस लायक बन पाया हूँ, उसने एक बार भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। और वाइस चांसलर साहब का ये कहना था, मैंने उसे कहा, मैं उससे बुलाया किसी और के लिए था, इतना कहा कि आप जाओ। और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सोच नहीं सकता, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, वो मेरे संस्थान के लिए क्या सोचेगा। गुरुकुल शिक्षा इसलिए जरूरी है
कि विद्यार्थी को हम क्या बनाना चाहते हैं। क्या हम विद्यार्थी को केवल अर्निंग की मशीन बनाना चाहते हैं, और वो अर्निंग की मशीन कितना अर्न करेगी, कितना अर्न करेंगे, उसका रखें, उसको कहाँ रखेंगे। तो गुरुकुलीय शिक्षा इसलिए जरूरी है कि मानव मानव बन सके, मानव समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। और जो हमारे वेदों में एक बात कही गई कि सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त्र संकिर, कि 100 हाथों से समेटना है और हजारों हाथों से बांटना है। क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारी शिक्षा उस तरह से हम जागरूक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इसलिए गुरुकुल शिक्षा की जरूरत है, इसलिए गुरुकुल प्रकल्प की जरूरत है, इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि हम शिक्षा में भारतीयता को लेकर के आए। भारतीयता ये भवन नहीं है, भारतीयता ये हमारी जो बड़े बड़े मंदिर है वो नहीं। भारतीयता हमारी एकात्मता है। एकात्मता क्या कि मैं जैसा मैं हूं वैसा ही पराया है। इसलिए क्या है कि धर्म का जो गुरुकुल में ये सिखाया जाता है, बच्चों को कूट कूट कर सिखाया जाता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सामने है। तो उसमें ना तो कास्ट का भेद है, न जाति का भेद है, न वर्ण का भेद है, न भाषा का भेद है, न क्षेत्र का भेद है। उसमें सिर्फ एक पता कि जैसा मैं हूं वही, यही है भारतीय, यही है इंडियन नॉलेज सिस्टम, यही गुरुकुल सिखाता है। गुरुकुल प्रकल्प क्या करता है, मैं इस पर आता हूँ। गुरुकुल प्रकल्प 3 मुख्य रूप से काम करता है। जो गुरुकुल संचालित हैं और उनको जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो वित्तीय समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे प्रशासनिक समस्याएं हो, उन समस्याओं को सुनना और उन समस्याओं को अपने स्तर पर कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करता है, पहला काम। दूसरा काम, कुछ समाज के उत्साही व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि गुरुकुल चलाया जाना चाहिए, जिसके अंदर भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो गुरुकुलों को खोलना चाहते हैं। गुरुकुल प्रकल्प उनको मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। वित्त, अगर कहीं पर समस्या है तो वित्त के लिए प्रबंध करता है। हम नहीं देते, किसी और से उससे अरेंज कराने की कोशिश करते हैं। उसको प्रशासनिक कोई समस्या आ रही है तो उस पर हेल्प करता है, दूसरा काम। तीसरा काम ये करता है कि जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रमों में भारतीयता, गुरुकुलीय शिक्षा कैसे आए, इसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल का जो प्रकल्प है, गुरुकुल प्रकल्प, वो ये काम करता है। भारतीय शिक्षण मंडल के और बहुत सारे प्रकल्प हैं, महिला प्रकल्प है, युवा आयाम है, और बहुत सारे प्रकल्प हैं जो अलग अलग क्षेत्र पर काम करता है। भारतीय शिक्षण मंडल का ये प्रकल्प केवल गुरुकुलीय शिक्षा पर फोकस करता है, और वो इसलिए फोकस करता है कि मानव को मानव बनाया जा सके। ये काम गुरुकुल प्रकल्प का है। संभवतः मैं अपनी बात तक पहुंचाने में समर्थ रहूंगा। धन्यवाद। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं रवि कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रोफेसर साहब का विधिवत परिचय दें। रवि कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात हो रही हो तो हम सबके बीच हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के जननायकों में से एक वर्तमान में प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर का जो है एक उभरता हुआ नाम है। और कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि से विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये जो वाक्य है सर, इसको चरितार्थ आज भी कर रहे हैं। सर का जो लेखन है वो गागर में सागर है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब मैं परिचय पढ़ रहा था सर का तो मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करूँ मैं, कहाँ से, क्योंकि सर का इतना कार्य है शिक्षा में। मुझे लगता है कि विकसित भारत की परिकल्पना अगर ये सीबी ही पढ़ लिया जाए सर का तो इससे ही चरितार्थ होता है कि विकसित भारत वास्तव में विकसित भारत 2047 विश्व गुरु बनकर यही रहेगा। सर, आप डी स्कूल हेड और डीन हैं वाणिज्य विभाग में। आप
दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिषद के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ आईसीए के फेलो और मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। और आप भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। जॉन वान न्यूमैन विश्वविद्यालय हंगरी के मानद प्रोफेसर हैं आप श्री श्री विश्वविद्यालय कटक ओडिशा के कुलपति के रूप में आपने कार्य किया। उस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में आपकी महती भूमिका रही है। इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर चैप्टर के पूर्व आप अध्यक्ष रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आप रहे। इंडियन एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के आप पूर्व अध्यक्ष रहे। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन अकाउंटिंग सोसाइटी एसोसिएशन के फेलो और डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन DSPSR और कई गैर सरकारी संगठनों के शासी निकाय के मानद अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, आप SRCC के पूर्व स्कूल टॉपर हैं। आप दिल्ली बिजनेस रिव्यू के एडिटर इन चीफ हैं। IAMT में 1998 से 1999 में लगातार 2 वर्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी आपको प्राप्त है। विश्व में 9 सर्वश्रेष्ठ जो शोध पत्र हैं आपके नाम है, आपको पुरस्कार प्राप्त है। आपके नाम राष्ट्रीय और अन्य स्तरों के 45 पुरस्कार हैं, 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिनमें 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और भी पदक शामिल हैं। आप इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन ICA बेस्ट बिजनेस एकेडमिक ऑफ द ईयर अवार्ड भी आपको प्राप्त है। गोल्ड मेडल, इसके साथ साथ ही MSM रिसर्च अवार्ड भी आपको 2011-12 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो हमारी जो आज की मुख्य वक्त्री हैं डॉक्टर सुकामा आचार्य जी, वो हमारे मध्य में आ गई हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे आज का जो मुख्य वक्तव्य है वो गुरुकुल की जो आचार्य हमारी जो हैं सुकामा जी, कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक, उसके आप आचार्य भी, प्राचार्य भी हैं। उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संस्कृते भावयञ्च अस्मिन् सधस्थे अच्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ॐ अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वे ऋषिभिरेद्यो नूतनैरुता स देवां एह वक्ष्यति अग्निना आरैवष्णवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेययज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनके स्वागत के लिए मैं अपने दिल्ली भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली प्रांत के प्रमुख प्रोफेसर अजय कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मुख्य वक्ता का स्वागत और करें। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती
यज्ञं वष्टु धिया वसुः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सभागार में समुपस्थित हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया, जो अभी शायद उपस्थित हो जाएंगी हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, परम सम्माननीय आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर अजय सिंह सर, इस कार्यक्रम की मुख्य वक्त्री मेरी गुरु, मेरी आचार्य, मेरी माँ आदरणीय सुकामा आचार्य जी, भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली प्रांत के गुरुकुल प्रकल्प के अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सर जी, कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर राजवीर शास्त्री सर, अन्य सभी विभाग के उपस्थित प्राध्यापकगण और विभिन्न महाविद्यालयों से आए अतिथिगण, अभ्यागतगण, छात्रगण, शोधार्थीगण एवं इस महाविद्यालय प्रांगण की शोभा यहाँ के विद्यार्थीगण, आप सभी को मैं सादर वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। और इस दिल्ली प्रकल्प के, दिल्ली प्रांत गुरुकुल प्रकल्प के प्रत्यक्ष रूप के इस विशेष व्याख्यान के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज परम सौभाग्य का अवसर है कि आज भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्प दिल्ली प्रांत का यह विशिष्ट व्याख्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में संपन्न होने जा रहा है। और इससे भी अधिक सौभाग्य का अवसर यह है कि इस व्याख्यान में अत्यंत सम्माननीय एवं विश्ववर्णीय आचार्य गणों का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मुख्य वक्त्री के रूप में विराजमान अत्यंत ख्यातिलब्ध यशस्विनी आचार्य, पद्मश्री से विभूषित आचार्य सुकामा जी का मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होगा, जो कि मेरी आचार्य हैं, माँ हैं, गुरु हैं एवं वर्तमान में विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की की प्राचार्य हैं। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कुछ कहने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशालिनी समझती हूँ। यद्यपि आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को वाणी से कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है, पुनरअपि जिज्ञासु लोगों के समक्ष औपचारिक रूप से ही आपके संबंध में कुछ बातों को बताना आवश्यक समझती हूँ। तो आपका जन्म 1961 में जिला झज्जर के आकूपुर गांव में हुआ था और आपके पिताजी, जो कि महर्षि दयानंद की विचारधारा से प्रेरित थे, आदरणीय राजेंद्र देव सिंह जी के आपके पिता हैं और माताजी वेद कौर हैं। आपने कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली में रहते हुए अपना अध्ययन शुरू किया था और वहीं से पूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। वहां पर रहते हुए आपने शास्त्री की परीक्षा 1978 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से प्राप्त की। इसके अतिरिक्त व्याकरणाचार्य भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से आपने किया 1980 में। वेदाचार्य, जो कि एमए के समकक्ष ही होता है, 1982 में गुरुकुल कांगड़ी से किया। पीएचडी की उपाधि भी आपने गुरुकुल कांगड़ी से संपन्न की, जिसका विषय था वैदिक इंद्र देवता। वर्तमान में यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और कुसुमलता आर्य प्रतिष्ठान 1999 में इसका प्रकाशन कराया जा चुका है। आपके जीवन के उद्देश्य बहुत ही उदात्त है। उद्देश्य की यदि बात करें तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके, ब्रह्मचारिणी रहकर आपने गुरुकुल पद्धति द्वारा कन्याओं को शिक्षित और दीक्षित करने का संकल्प लिया और यज्ञ, प्रवचन आदि के माध्यम से वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार ही और वैदिक जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार ही आपके जीवन का उद्देश्य है।
ऐसा आपको बहुत युवावस्था से ही ये संकल्प आपने धारण कर लिया था, जिस अवस्था में हम लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं, ये पता नहीं रहता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है। तो इतना महान लक्ष्य आपने इतनी कम आयु में ही धारण कर लिया था और उसको पूरा भी किया। आप कर्मशील, कर्तव्य परायणता, सादगी, सहनशीलता, उदारता, समर्पण, शिक्षण, कला आदि गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपने जो ये वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का संकल्प था, इसको गुरुकुल के माध्यम से, गुरुकुल खोल करके, गुरुकुल को स्वयं स्थापित करके इसको पूरा किया। तो आपने सबसे पहला जब संकल्प लिया तो उसमें 1988 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश अमरोहा जनपद के चोटीपुरा ग्राम में परम आदरणीय आचार्य सुमेधा जी के साथ ये संकल्प धारण किया और ये गुरुकुल इस समय श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा के नाम से विश्व विख्यात है। 2017 तक आपने 30 वर्षों तक अपना बहुमूल्य समय वहां दिया और 2018 से हरियाणा के रोहतक जनपद के रुड़की ग्राम में विश्ववारा कन्या गुरुकुल की आचार्य के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि ऐसे गुरुकुलों के विस्तार की भी योजना आगे बनी तो गुरुकुल चोटीपुरा का ही अंगभूत विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की, जो कि आज ख्याति लब्ध है और इसमें अभी 150 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। सम्मान आपको बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, सबको गिनाने का समय नहीं है, तो कुछ विशेष सम्मानों को मैं जरूर बताना चाहूँगी। अनेक प्रतिष्ठित सम्मान, जिनमें से अध्यात्म के क्षेत्र में सभी जानते हैं, वर्ष 2023 में पद्मश्री से आपको विभूषित किया गया। इसके आर्ष विद्या भास्कर 2002 मथुरा आर्य महासम्मेलन में आपको पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय वेद विदुषी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया आर्य समाज भुवनेश्वर उड़ीसा द्वारा। संस्कृत सेवा सम्मान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से आपको 2018 में प्राप्त हुआ। नारी शक्ति सम्मान जनता टीवी द्वारा आपको 2018 में उपलब्ध हो चुका है। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व आचार्य जी का, ये तो केवल औपचारिक रूप से मैंने बताया। इसके अतिरिक्त आपका संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित है। जब मैं छोटी सी गुरुकुल में गई थी, 8 वर्ष की मेरी अवस्था थी, तो उस समय गुरुकुल में प्रारंभ ही हुआ था, प्रारंभिक छात्राओं में हूँ मैं। तो वहाँ पर केवल 2 कमरे हुआ करते थे, तो अभाव था हर चीज का और उसको कैसे पूरा करना है वो आचार्य जी की चिंता थी। हम बिल्कुल निश्चिंत थे उसमें। तो स्वयं भोजन बना करके देना, स्वयं सोने की व्यवस्था करना और इतना अच्छा अध्यापन कराना कि प्रारंभ से ही जो बालिकाएं हैं गोल्ड मेडल आदि गुरुकुलों में लेती रही हैं। तो आचार्य जी का जो ये तप है, आचार्यत्व है, आचार्य का लक्षण ही है, आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान इति आचार्य। तो आचार्य जो है अपने आचरण के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं। उनका खुद का आचरण वैसा रहेगा तो विद्यार्थियों पर उसका अनुशासन का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो वो सब हमने आप में देखा है। हमें यदि 4 बजे उठाया है तो आप उससे पहले कब जग गए हमें नहीं पता। तो मतलब हमसे पहले नियत, हमसे पहले उठ जाना और हमारे बाद सोना, पहले भोजन हमें कराना, उसके बाद स्वयं लेना। और यदि अध्यापन की बात करें तो यदि मैं अपने आप को, जो आप मुझे आज देख रहे हैं, उसका पूरा श्रेय आदरणीय आचार्य जी को ही देना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर के रूप में बाद में हूँ और अपने आपको आपकी शिष्या कहलाने के लिए अपने आप को हमेशा ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। तो इस सब का श्रेय मैं आपको ही देती हूँ। और नारियों के विषय में जो वेदों में उदात्त विचारधारा मिलती है, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी और स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, तो उसकी साक्षात निदर्शन आज आचार्य जी हैं। केवल आदर्श के रूप में नहीं है गार्गी मैत्रेयी जैसी,
तो इनका व्यक्तित्व इस चीज का साक्षात उदाहरण है। ऐसा आप इनसे थोड़े से वक्तव्य में ही परिचय प्राप्त कर लेंगे। मुझे ये अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मोहिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य में उच्च कोटि की वैदिक विदुषी जो कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त, अभी आप उनका परिचय सुन रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आदरणीय डॉक्टर सुकामा आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपना वक्तव्य दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सभागार में समुपस्थित आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं आदरणीय प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, और जिनकी साक्षात उपस्थिति नहीं है, जो हंसराज इस महाविद्यालय की सम्माननीय प्राचार्य जी हैं, और सारस्वत अतिथि के रूप में आदरणीय प्रोफेसर संध्या जी जो आचार्य के रूप में इस कॉलेज के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं, और साथ ही हमारे आदरणीय ज्ञानेंद्र जी जो गुरुकुल प्रकल्प भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष हैं, और अन्य सभी संयोजक बंधुगण और सम्माननीय प्राध्यापकगण, और एक जिज्ञासु भाव से शोध के कार्य में संलग्न शोधार्थीगण और अन्य सभी महानुभाव, आज हम इस प्रतिष्ठित हंसराज विश्वविद्यालय के इस सभागार में और भारतीय शिक्षण मंडल के गुरुकुल प्रकल्प को लेकर के एक विषय पर चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षाविद हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन की क्या आवश्यकता है। भारतीय जो ज्ञान परंपरा चिरकाल से चली आ रही है, उसके अंदर हम उसको कैसे आज की परिस्थितियों में अनुभव करते हैं, और आज के अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है उसके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर आज हम जो विचार करने के लिए सभागार में समुपस्थित हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसकी आवश्यकता आज के परिस्थितियों में हमें क्यों अनुभव हो रही है, क्योंकि हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा है वो तो सदा से एक वैज्ञानिक परंपरा है और वैदिक परंपरा है, और इतनी प्राचीन है कि जितनी प्राचीन ये सृष्टि है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो एक ईश्वरीय ज्ञान के रूप में जिसका शुभारंभ हुआ, आज हमें उसकी आवश्यकता क्यों अनुभव हो रही है। वास्तव में जो भी हम शिक्षा के क्षेत्र में या जिस किसी भी क्षेत्र में हम परिस्थितियों को देखते हैं तो एक प्रश्न मन में खड़ा होता है कि आज उसकी आवश्यकता क्यों। तो मैं सभी श्रोतृवृंद मेरे सामने हैं, प्रबुद्ध जन हैं, मैं यदि थोड़ा सा जानना चाहूँ कि आज क्यों उसकी आवश्यकता अनुभव हो रही है, क्या कोई बताएंगे कि आज हमने इस विषय को क्यों रखा। और वास्तव में आज की परिस्थितियों में यह विषय बहुत ही उपयोगी विषय है, और हमें अतीत की ओर लौट करके इस विषय पर गहन मंथन और चिंतन करना होगा। यदि हम उसको करके और एक अपना कुछ मार्गदर्शन ऐसा बना लेते हैं, कुछ मार्गदर्शन हमें मिलता है,
तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे लिए होगी। मैं जानना चाहूँगी क्यों आवश्यकता अनुभव हो रही है, क्योंकि आपके सामने विषय तो पूर्व से ही सूचना के साथ विज्ञप्ति के साथ आ चुका है। हम अपनी भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का मूल वेद को मानते हैं, और उस वेद का ही एक वाक्य है, आपकी बात के साथ में जोड़ करके अपनी बात को आगे लेकर के चलूंगी। पुमान पुमान सम परिपातो विश्वतः, मनुष्य मनुष्य की सब ओर से रक्षा करे। और मनुष्य यदि हम एक दूसरे के सुख और शांति के कारण नहीं बन पाते हैं, एक दूसरे की रक्षा का मतलब एक सद्भावों के साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए एक समाधान नहीं बन पाते हैं, तो फिर ये मानवीय मूल्यों को कभी भी संरक्षित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वेद एक ऐसा, और इसका जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्रोत है वो वेद से ही प्रवाहित होता है। देखिए, आप अपने जीवन के अंदर 3 चीजें हम सभी चाहते हैं। पहली चीज समृद्धि, दूसरी चीज सुख अर्थात सुख के साधन, और तीसरी चीज शांति। ये जिसको तीनों मिल जाती हैं, फिर वो अच्छी तरह से अपने जीवन की यात्रा में बड़ी प्रसन्नता से अपनी यात्रा को पूरी करता है। किंतु आज की परिस्थितियों में समृद्धि भी मिल जाती है, पुरुषार्थ करते हैं तो, और सुख के साधन भी हम संग्रहित कर लेते हैं, किंतु शांति यदि हम चाहें कहीं से अपने अर्जित संपत्ति के द्वारा खरीदना, तो वो नहीं मिल पाते। उसके लिए हमें ज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। जिसके ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा, वो उस शांति को उस संसार की अपनी यात्रा में अवश्य प्राप्त कर लेगा। और यदि ज्ञान का स्तर हमारा उतना ऊंचा नहीं है, तो हम सुख के साधनों को प्राप्त करके भी और इच्छित समृद्धि को प्राप्त करके भी अपने जीवन को एक अपूर्ण अनुभव करते हैं। और मैं समझती हूँ यदि हम स्वयं अपने से पूछें तो इसका उत्तर हमें इसी में मिलेगा कि वास्तव में शांति खरीदी नहीं जा सकती। शांति का आधार तो ज्ञान का उच्च स्तर है, और ज्ञान के स्तर को भी जब हम देखें तो 2 प्रकार की धाराएं ज्ञान में हमें दिखती हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के 2 स्तंभ के रूप में है। एक है बाह्य ज्ञान की धारा, भौतिक ज्ञान जिसको मैं कह सकती हूँ, कि हम बाहर की ओर से पूर्ण समृद्ध और सुख साधनों से अपने आप को पूर्ण अनुभव करें। और एक ज्ञान की धारा है जो अंदर बहती है। बाहर की ज्ञान की धारा से हमारा मनोरंजन चलता है, और अंदर की ज्ञान की धारा से हमारा आत्मरंजन बनता है। हम सब, आप सब जानते हैं, सभी प्रबुद्ध हैं कि ये जो शरीर है इसमें 2 तत्व हैं, एक आत्म तत्व और एक शरीर, भौतिक तत्व जो है, जो 5 भूतों से बना है। अब इसके अंदर इस शरीर के लिए तो हमें बाहर की यात्रा से सब कुछ मिल सकता है, किंतु आत्म तत्व जो है उसके लिए तो अंदर की यात्रा से ही पूर्ण होगी। क्योंकि ये शरीर प्राकृतिक है, और एक 2 चीजें होती हैं, एक केंद्र होता है, एक संसार का एक संसार की यात्रा होती है, एक अंदर की आत्म केंद्रित यात्रा होती है। तो उसके अंदर आप देखेंगे एक शब्द आता है संसार के लिए, भवचक्र। भवचक्र आता है, संसार रूपी चक्र। और एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, केंद्र। भवचक्र संसार को इसलिए कहा कि वो घूमता रहता, उसका कहीं हमें अंत या आदि दिखाई नहीं देता, जैसे जन्म मरण के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। किंतु एक होता है केंद्र। भव चक्र में कभी यात्रा पूरी नहीं होगी, हम लगातार उस चक्र में घूमते रहेंगे, उसका हमें कहीं न आदि दिखाई देगा न अंत दिखाई देगा। किंतु केंद्र एक ऐसी चीज है जहां जाकर के यात्रा पूरी हो जाती है। तो यदि अपने जीवन के अंदर हम अपनी यात्रा को पूर्ण बनाना चाहते हैं, पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें केंद्रीभूत होकर के भी एक अध्यात्म की यात्रा कहूँ
या एक अंतर यात्रा कहूं, उसको भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा, आत्म तत्व को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये हमारा जीवन अकेले शरीर से कभी आगे नहीं बढ़ेगा और अकेले आत्म तत्व से भी नहीं बढ़ेगा। जब शरीर की अंत्येष्टि हो जाती है तो वो आत्मा हमें हमारे इन स्थूल चक्षुओं से दिखाई नहीं देता और पता ही नहीं लगता ये व्यक्ति यात्रा पर है, ये आत्मा यात्रा पर है। और इसी तरह से यदि अकेला शरीर है, आत्मा नहीं है, तो भी नहीं पता लग सकता कि ये जीवन यात्रा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं, एक आत्म तत्व और एक संसार भौतिक यात्रा। इन दोनों यात्राओं को यदि साथ साथ लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल को पकड़ने में हम समर्थ हो जाते हैं। इसलिए आप एक चीज देखेंगे कि इस जीवन की यात्रा में दो शब्द प्रायशः विभिन्न क्षेत्रों में साथ साथ हमें प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। आत्म तत्व, शरीर तत्व, ये दो इस जीवन के अंदर दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, संसार के मार्ग को प्रिय मार्ग बोलते हैं और तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति में जाकर के जब परमानंद को प्राप्त करते हैं वो श्रेय मार्ग है। अभ्युदय निश्रेयस, अभ्युदय लौकिक यात्रा है तो निश्रेयस पार लौकिक यात्रा है। तो ऐसे जो शब्द हमें दिखाई देते हैं अपने उसके अंदर, तो उन शब्दों को देख करके हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें दोनों यात्राओं की आवश्यकता है। जिसको एक संसार के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि एक साधन है तो एक साध्य है। अर्थात जितने भी हम साधनों का जड़ चेतन, उसमें हमारे अपने बंधुगण आ जाते हैं, गुरुजन आ जाते हैं, जो भी हमारे संबंध है, उन संबंधों के साथ और जड़ वस्तुओं के साथ, जड़ वस्तु में मकान है अपना, अपने कारयान है, अन्य बहुत सारी हमारे उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जो जड़ जगत है, क्योंकि चेतन के रूप में अपने बंधुगणों को, आत्मीय जनों को देखते हैं और जड़ के रूप में हम पदार्थों को देखते, जड़ पदार्थों को, वो सब साधन है। जड़ चेतन समस्त जगत हमारा साधन है, किंतु साध्य हमारा अपने आप को जानना है, परमात्मा को जानना है। हम देखते हैं कि तीन चीजें सृष्टि के अंदर अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों से ही सारा संसार दृश्यमान हमारे सामने है। एक जीवात्मा जो हम स्वयं हैं, एक आत्मा और एक प्रकृति जो जड़ है। दो सत्ताएं चेतन है तो एक सत्ता अचेतन है, किंतु वो अचेतन सत्ता दो चेतन सत्ताओं के लिए है। किंतु परमात्मा चूंकि शरीर धारण नहीं करता, इसलिए उसको प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने प्रकृति को यदि कार्य जगत के रूप में परिणत किया तो वो केवल जीवात्मा के लिए किया। हम अपने आप इतनी बड़ी कार्य सृष्टि को नहीं बना सकते थे, हमारा सामर्थ्य नहीं है। और कारण जगत से उस परम पिता परमात्मा ने जो सत्व रज तम की साम्यावस्था रूप कारण प्रकृति है, उसके द्वारा उस परमात्मा ने कार्य जगत में परिणत कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीवात्मा परमात्मा के द्वारा उपहार के रूप में या कार्य क्षेत्र के रूप में जो उसने ये कार्य जगत हमारे लिए बनाया है, इस कार्य जगत की यात्रा करते हुए वो एक है, अचेतन है प्रकृति के रूप में, किंतु हम चेतन दो हैं, मैं और हमारा ईश्वर। किंतु जब यात्रा में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है। हम अपना समस्त जीवन प्राकृतिक संसाधनों के साथ व्यतीत कर देते हैं और जो चेतन जेय है, जानने के योग्य है, जीवात्मा अर्थात मैं अपने को जानूं और परमात्मा को जानूं, वो यात्रा हमारी अधूरी रह जाती है। किंतु हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जब बालक आचार्य के कुल में जाता था तो वहां पर उसकी यात्रा दोनों प्रकार से आरंभ की जाती थी, जिसको हम अध्यात्म भी कह सकते हैं। अध्यात्म का मतलब आत्मा शब्द से मैं ईश्वर और जीवात्मा इन दोनों को लेकर के चल रही हूं, अर्थात वो यात्रा भी चलती थी। हम कल्पना करें यदि हमें आत्म तत्व अर्थात ईश्वर और जीवात्मा के विषय में हम कुछ भी ना जाने और उसके आत्म तत्व के लिए अपने आत्मरंजन की यात्रा को
छोड़ देने, तो हमारे कितने अंक आएंगे? केवल वह दूसरी यात्रा को, सांसारिक यात्रा को करते हुए यदि 33-33 में से हम 3 भाग करें तो हम 66 अंक ही ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम तो उत्तीर्ण भी नहीं हो पाएंगे। किंतु यही हमारी स्थिति है कि हम आत्म तत्व, आत्म मनोरंजन की यात्रा को, आत्मरंजन की यात्रा को भूल जाते हैं। किंतु हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो बालक गुरुकुल में प्रवेश लेता था, वहां पहली यात्रा उसकी वहीं से शुरू होती थी। जब बालक आचार्य के पास जाता है, गुरुकुल में जाता है, जहाँ से एक शिक्षा का नया आरंभ होता है वेदारंभ संस्कार से, और उपनयन भी विद्या प्राप्ति का एक संस्कार है, उसको उपनीत प्रदान करके, उपनयन प्रदान करके आचार्य अपने समीप ले लेता है। जहां पर वेद में कहा आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत, आचार्य उसको अपने समीप लेता हुआ अपने गर्भ में रख लेता है। माता ने तो उसको रखा कितने दिन? 9 मास, किंतु आचार्य को रखना है 12 वर्ष। कितना गर्भ का विस्तार है उसका। और वो ऐसा जन्म देगा जो जन्म सत्य है, अजर है, अमर है। क्योंकि ज्ञान की परंपरा इसी जन्म में छूट नहीं जाती। शरीर की जो यात्रा, जो भी सांसारिक हमारे पास संपत्तियां, वो इसी जन्म में यही छूट जाती हैं। हमारे चेतन संबंध भी यही छूट जाते हैं। किंतु ज्ञान का जो सूत्र है, ज्ञान का जो तत्व है, वो जन्म जन्मांतर की यात्रा है हमारी, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य के पास जब जाते हैं तो आचार्य बालक के माता पिता से पूछता है कि बालक पूछता है कि आप इस बालक को क्यों लेकर के आए हैं? तो वहां पर अभिभावक माता पिता एक ही बात कहते हैं कि यथे है पुरुषो असत, जो अभी आपने एक उत्तर दिया था बड़ा अच्छा, जिससे ये पुरुष बन जाए, ये मनुष्य बन जाए, ये मानव बन जाए। आचार्य कहता है कि मानवाकृति को तो तुम लेकर के ही आए हो, फिर मानव बन जाए ये आशा आपकी क्यों? इस आशा से, इस भावना से आप इसको क्यों मेरे पास लेकर के आए? तो कहते हैं कि आचार्य प्रवर, वेद में कहा है मनुर्भव है, और मनुष्य के लिए कहा मनुर्भव है, अर्थात मनुष्य आकृति मात्र से कभी मनुष्य संज्ञा को सार्थक नहीं करता, अपितु वो मानवोचित गुणों को धारण करके मानव संज्ञा को सार्थक करता है। इसलिए आप देखेंगे जब आचार्य की परिभाषा आती है तो उसमें पहला जो 3 परिभाषाओं में जो पहली परिभाषा है वो वहां पर यही कहती है आचारम ग्राहयति। आचार अर्थात सदाचार को जो ग्रहण कराता है, आचार्य वहां पर पहला काम करता है उसको अपने गुरुकुल में लेकर के कि वो उसको सदाचारी बनाता है। और सदाचारी बनाने के लिए पहला जो प्रयास उसका होता है वो कहता है वो तप कराता है उससे। और आपने देखा हो उपनिषद काल की बहुत आख्यायिकाएं ऐसी आती हैं जिनके अंदर आप पाएंगे कि आचार्य के पास बालक अध्ययन के लिए आता है और आचार्य वहां पर क्या करता है, उसको कुछ गौवें दे देता है और कहता जाओ, जब ये गाय 1000 हो जाए तब मेरे पास आना। अब वो आया तो विद्या प्राप्ति के लिए है, किंतु उसको गाय चराने के लिए भेज दिया। वो उसके तप की परीक्षा है कि ये कितना तपस्वी है। यदि वो तपस्वी होगा तो निश्चित रूप से उसका चित्त पवित्र हो जाएगा। और पवित्र अंतःकरण में जब मैं अपने ज्ञान को आविष्ट करूंगा तो ये सहज रूप से उसको ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा। क्योंकि तप एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन को पवित्र बना देता है। इसलिए मैंने एक बार कहीं पर पढ़ी थी, विद्या, चारित्र्य और तप, ये 3 चीजों से विद्यार्थी उस गुरुकुल के अंदर सुभूषित होता है। विद्या तो ज्ञान का अर्जन, आचिनोत्यर्थान बुद्धिमिति वा, आचिनोति अर्थान अर्थात शब्द के अर्थों को समझाता है। आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान, तो वहां पर विद्या और चारित्र्य का मतलब है वहां पर सदाचार आचरण। जो आचार्य उसको पढ़ा रहा है उसको वो अपने आचरण का विषय कितना बना रहा है, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। और उसके पश्चात यदि तप को आधार नहीं बना पाएगा तो वो अपने आचरण को परिष्कृत नहीं कर पाएगा।
क्योंकि तप से उसका आरंभ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य के पास जाने के पश्चात सबसे पहली चीज उसकी होती है तप, और तप वहां पर सबसे बड़ी जो चीज होती है उस गुरुकुल के अंदर वो होती है नियमित दिनचर्या। आज आप देखेंगे कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, गुरुकुलों में कहें, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कहें, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके जीवन में नियमित दिनचर्या का एक अभाव दिखता है। इसलिए आज की परिस्थितियों में इन 3 चीजों को यदि लेकर के चलें तो एक जो चारित्र है, चारित्र में केवल चरित्र नहीं आता, चरित्र के साथ साथ एक आचरण आता है, और तप में एक नियमित दिनचर्या आती है। तो नियमित दिनचर्या को भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम स्वीकार कर पाते हैं तो आज उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रातःकाल आचार्य उठता है ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ उचानुचिंत। कितना 8 प्रहर में जो रात्रि का चौथा प्रहर है वो सर्वोत्तम काल है, किंतु आज हमारी दिनचर्या में हम रात्रि को 12-1 बजे तक पढ़ते हैं हमारे विद्यार्थी, और उसके बाद प्रातःकाल 8, 9, 10 बजे उठते हैं। तो यहीं से जो है एक तप का क्षरण हमें दिखाई देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसा कभी नहीं रहा। ब्राह्म मुहूर्त के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र और तपस्वी बनाया गया था। तो इसलिए आज की परिप्रेक्ष्य में वास्तव में उसके संरक्षण की, संवर्धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। आपने महाभारत के उस प्रसंग को भी सुना होगा जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अपने आचार्य के चरणों में विद्या प्राप्त कर रहा है, और वहां पर वो पाठ पढ़ाया जाता है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। तो कहते हैं कि अगले दिन आकर के मुझे पाठ सुना जाता है, सब सुना देते हैं सत्यम वद धर्मम चर, किंतु युधिष्ठिर कहता है कि गुरुवर मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरु कहते इतना छोटा सा पाठ तुझे याद क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि हाँ मैं याद नहीं कर पाया। कहते हैं कि उसको कल याद करके आना। अगले दिन फिर खड़े करते हैं, युधिष्ठिर पाठ सुनाओ। आचार्य एक पाठ तो याद हो गया, सत्यम वद, दूसरा याद नहीं हुआ। तो कहते हैं अच्छा आज भी फिर अधूरा पाठ। तो आचार्य को थोड़ा क्रोध आ जाता है, मैं क्रोध नहीं कहूंगी कि मन्यु आ जाता है, क्रोध में मन्यु में अंतर है। तो वो उसके मुख पर एक चपेटा मारते हैं। तो कहते हैं गुरुवर याद हो गया। तो कहते एक चपेटा से तुम्हें याद हो गया? गुरुवर मैं कल से अभ्यास कर रहा था दोनों पाठों का। मैंने दूसरी बात बताई थी ना, विद्या के साथ चारित्र्य, अर्थात मैं आचरण में उतारने का प्रयास कर रहा था सत्यम वदय और धर्मम चय को। तो मेरा सत्यम वदय का तो मैंने देखा पूरा अभ्यास बन गया। मैं किसी भी छोटी मोटी चर्चा में, खेल कूद में, अपने व्यवहारों में मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता, मैंने छोड़ दिया है। किंतु ये धर्मम चय ये मेरे जीवन में आत्मसात नहीं हो रहा। जब कोई मुझे किसी भी छोटी मोटी बात के लिए कुछ कहता है तो मुझ में रोष आ जाता है, इस पर मैं संयम नहीं कर पा रहा, तो आचरण नहीं बन पा रहा है। पर अब आपने जो चपेटा मारा तो मेरे मन में किंचन मात्र भी प्रतिक्रिया और नकारात्मक चिंतन नहीं बना। तो मैंने अब आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये जाना कि धर्मम चर का पाठ भी मुझे तैयार हो गया। सत्यम वदय यदि एक वचन है तो धर्मम चर एक आचरण है। और आज हम बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करके भी आचरण के क्षेत्र में अपने आप को बहुत, यदि आत्मनिरीक्षण करें तो पता लगेगा हम बहुत पीछे हैं। मैं बहुत दिनों से एक बात पर विचार चल रहा है मेरा कि 3 चीजें, मतलब हर व्यक्ति अपने लिए सोच सकता है मुझे क्या करना है। तो कई बार कुछ चीजें जब हम अनुभव की बताते हैं तो दूसरों को उससे प्रेरणा मिल जाती है। मैं 3 चीजों पर अपने जीवन में थोड़ा काम करने का प्रयास कर रही हूं, अहंकार, राग और द्वेष। देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, किंतु इन तीनों को यदि हम अपने आचरण में इनको जीत लेते हैं तो ये समझ लिए हम सहज जिंदगी जीने लग जाते हैं। हमारे जीवन में सहजता आ जाती है, क्योंकि हम अपने व्यवहार में देखते हैं कि बहुत बार हमें बहुत उपलब्धियां मिलती हैं। जब वो उपलब्धियां मिलती हैं तो निश्चित रूप से अहंकार
सामने आकर के जीवन में हमें आक्रमण कर देता, हमारे अहंकार हो जाता, ओह मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की, मुझे ये पद पैसा प्रतिष्ठा मिल गई। और दूसरा, किंतु उसको जीतना अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। हम इस बात को बहुत कम समझ पाते हैं। जिसकी सोने की लंका थी और 4 वेद और 6 शास्त्रों का विद्वान था, किंतु अहंकार को तो वो भी नहीं जीत पाया। इतना कठिन है ये, क्योंकि छोटी मोटी उपलब्धियों में भी एक अहम पैदा हो जाता है। उसको जीतना वास्तव में कठिन तो बहुत है, पर असंभव बिल्कुल नहीं है। ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम देख सकते हैं कि जीतना तो बिल्कुल कठिन नहीं है, और जीतने के लिए मानव शरीर ही तो मिला है हमें ही तो करेंगे ये काम। अन्य जो प्राणी है मानवेतर, वो इन कार्यों को कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां हमें प्रदान की है परमपिता परमात्मा ने। अंतःकरण, मन, बुद्धि और जो अहंकार है वो हमें दिया है। स्वाभिमान से जी भी सके, किंतु अहंकार के वशीभूत भी ना हो सके, एक संतुलन जीवन में बना करके चल पाए। स्वाभिमान की आवश्यकता है आत्मविश्वास पाने के लिए, किंतु अहंकार का त्याग आवश्यक है कि अपने को भूल ना जाए। हम अकेले कोई भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, अहंकार को जीतने का मैं छोटा सा उपाय आपको बता दूं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं बोल रही हूं मैं, ये सारा ऋषि परंपरा का है। क्योंकि आरंभ से लेकर के आज तक जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन मनीषियों ने चिंतन मनन करके और ज्ञान के सागर हमारे सामने प्रवाहित कर दिए, ज्ञान के रूप में ज्ञान की धाराएं प्रवाहित कर दी, उन्हीं ऋषियों का जितना हम स्वाध्यायानमा प्रमद है इस बात को मान करके चिंतन मनन और मंथन करेंगे तो वहीं से हमें समाधान मिलता है। तो उसका छोटा सा एक, जहाँ से हमने आरंभ करना अपने अहंकार को जीतने का, वहाँ से आरंभ होता है कि जो मैं जिस चीज पर अहंकार कर रहा हूँ, क्या ये मेरा अपना स्वोपार्जित है? क्या परमपिता परमात्मा का इसमें कुछ सहयोग है? ये सुंदर सृष्टि के बिना क्या मैं इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकता था? क्या गुरुओं माता पिता ने मुझे जन्म दे करके जहां तक पहुंचाया, क्या उनके बिना ये संभव था? क्या जिन गुरुओं के चरणों में बैठ करके मैंने ज्ञान की अपनी पिपासा को शांत किया, उनके बिना संभव था? क्या मेरे जो अन्य आत्मीय जन हैं, मित्रगण हैं, उनके बिना संभव था? जब हम देखेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 100 में से हम 1 नंबर भी, हमारा पुरुषार्थ केवल 1 अंक का होता है। 99% जो पुरुषार्थ है, सहयोग है, वो हमें बाहर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, संसार से मिलता है, समाज से मिलता है। जब हम इतना करेंगे तो उस 1% पुरुषार्थ पर कैसा अहंकार, अपने आप ही हम कृतज्ञ बन जाते हैं। और दूसरी चीज जो है, तो ऐसे जब भी कोई अवसर आते हैं, हमें आपस में कोई भी बड़ा छोटा साथ वाला हमें कुछ भी कह बैठता है, किंतु ऐसे समय पर हमें ये देखना पड़ता, मेरा अहंकार कहीं नासिका के अग्रभाग पर तो नहीं पहुंच गया। हम धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ यदि थोड़ा सोचें, तो अभी जो मैंने आपको बताई कि 100 में से मेरा अपना कितना है, 99 दूसरों का है, तो यदि इसने कुछ कह दिया तो क्या बात हो गई? मेरे जीवन में भी तो सत्वर स्तंभ की धाराएं बहती हैं, और इस समय ये सत्व गुण में नहीं है, इसलिए कुछ बोल बैठा। सदा तो ऐसा नहीं किया इसने, और सदा ऐसा करेगा भी नहीं। याद रखिए, जो भी व्यक्ति हमें कहता है वो कहीं ना कहीं हमारी सहायता के रूप में भी हमारे साथ बहुत बार होता है। इसलिए हम राम के वंशज हैं। और राम की क्या भावनाएं थी? वो कहता, राम का एक श्लोक आप सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। वो कहते हैं, कथं चेदुपकारेण कृतेनैकेन दुष्यति कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। यदि किसी ने भूल से हमारे प्रति एक उपकार भी कर दिया, राम उस एक उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। और कोई 100 अपकार कर दे उसके प्रति, उसको कभी वो स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते। ऐसे हमारे श्री राम हैं। तो हम क्यों ऐसी परंपरा में, हमने भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया है, तो हम उस परंपरा के द्वारा अपने जीवन के समस्त समाधान कर सकते हैं। किंतु याद रखिए, ये अंदर की यात्रा से, मैंने कहा था 2 यात्राएं, एक संसार की यात्रा, एक अपने अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा का जब आरंभ करते हैं तो मैं समाधाता हूं,
सामने वाले से मुझे समाधान की कोई अपेक्षा नहीं, हम निरपेक्ष होकर के जी लेते हैं और अहंकार से पार हो जाते हैं। यह है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का गौरव, जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है। दूसरा मैं कहना चाह रही थी, राग और द्वेष। किसी भी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, किसी सुंदर को देखते हैं शरीर से, या किसी भी बहुत गुण कर्म स्वभाव से बहुत अच्छे को हम देखते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, उसके प्रति आसक्ति का भाव ले आते हैं, आसक्ति का। किंतु वही आसक्ति कई बार हमें डुबो देती है। इसलिए वेद ने कहा कि तेन त्यक्तेन, जड़ चेतन जगत के जितने भी संबंध हैं उनके प्रति राग मत बनाइए। राग एक विकार है, प्रेम एक उदारता का एक विकास का स्तंभ है। किंतु राग, यदि राग में विकार होता है तो किसी भी अच्छी से अच्छी चीज को देखें, उसे प्रभावित हो सकते हैं किंतु आसक्ति नहीं कर सकते। ये हमारा वैदिक दर्शन कहता है, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है। क्योंकि राग में विकार है, जब एक दिन वो छूटेगा तो कष्ट मिलेगा। यदि प्रेम, राग से अतिरिक्त जो पवित्र प्रेम है वो क्या रहता है, छाये व मैत्री खर सज्जनानाम की तरह वो स्थायी रहती है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात, ऐसी मैत्री, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो मैं कहना चाह रही थी, उससे उसके अंदर जो भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव है उसका तो ग्रहण करें हम, किंतु प्रभावित होकर के राग युक्त या आसक्ति का भाव न बनाए। और तीसरी जो चीज है वो द्वेष। देखिए, हमारे प्रति जाने अनजाने में हमारे अपने लोग या पराये लोग हमारे साथ कुछ कर देते हैं, किंतु याद रखें वो इस समय रजोगुण के प्रधान होगा या तमोगुण प्रधान होगा, उसने ऐसा कर दिया, सदा वो ऐसा नहीं करता है। तो ऐसा जब हम सोच लेते हैं तो उसके प्रति उस समय मन में कुछ दुख हो सकता है, किंतु याद रखिए द्वेष का भाव यदि रखेंगे तो पहली हानि हमारी अपनी होती है। द्वेष भाव से सामने वाले की बाद में होगी, हमारी अपनी पहले हो जाती है। राग भी करते हैं तो हमारे बहुत सारे आवश्यक कार्य, उन्नति के अवसर हमारे पीछे छूट जाते हैं। तो ये जो अहंकार, राग और द्वेष, ये तो थोड़ी सी मोटी चीजें मैं अपने अनुभव के साथ आपको बताने लगी, पर मुख्य बात मैं कहना चाहूंगी, आत्मरंजन की यात्रा को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्यात्म को गुरुकुल में जाते ही वहीं से आरंभ हो जाता था, और उसके अंदर 3 जो चीजें थी। जब वो स्नातक बनता था तो आपने पढ़ा होगा, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक, ये 3 उपाधियां उसको प्राप्त होती थी। विद्या स्नातक कुछ ऐसे होते थे, विद्या में तो पारंगत हो जाते थे, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर की तरह व्रताभ्यास में उतने पारंगत नहीं हो पाते थे। और कुछ ऐसे होते थे विद्या में भी व्रतों में भी, तीनों ही चीजों में पारंगत हो जाते थे। तो ऐसे विद्या व्रत स्नातक जब बनकर के आते थे तो ऐसी स्थिति के अंदर वो इतना कमनीय और रमणीय बन जाता था वो स्नातक हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, कि उसको देखने के लिए देवता भी स्वर्ग लोक से उतर करके आते थे, ऐसा रमणीय बन जाता था। यह है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके अंदर ज्ञान अंदर से भी व्यक्ति का पालन पोषण करता है, उसको सब प्रकार के विषय विकारों से दूर हटा करके और अंदर से मजबूत बना देता है। कई बार मैं विचार करती हूँ कि हमारे शरीर में कोई भी जब घाव हो जाता है तो आप देखेंगे वो अंदर से भरता है। ऊपर से हम औषध आदि का लेप कर लेते हैं, किंतु देखेंगे अधिकतर तो वो अंदर से भरता है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन के अंदर बाहर के जगत में अपने आप को सफल करना है तो निश्चित रूप से, प्राकृतिक रूप से भी देखें, शरीर के घाव अंदर से भरते हैं, तो अंदर की जो यात्रा है वो यदि हमारे साथ साथ चलेगी तो बाहर की यात्रा कोई भी बाधा जीवन में नहीं डाल सकेगी। कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकेगा। ऐसी सहजता से, साक्षी भाव से उसको देखेंगे, उसके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, किसी से राग नहीं करेंगे, कुछ मिलने पर अहंकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज है जो हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में रही, कि शिक्षा को सदा संस्कारों के साथ जोड़ करके रखा गया। पहली चीज मैंने आपको जो बताई, उसके बाद दूसरी चीज संस्कारों के साथ जोड़ करके रखा गया। और संस्कार एक ऐसी चीज है कि शिक्षा से संस्कार को निकाल दें
तो फिर शिक्षा एक बोझ बन जाती है। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। तो हमारे जो एक परंपरा है, उस परंपरा के अंदर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का यदि हम सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से उसके संरक्षण संवर्धन में हमें अपने जीवन से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। यदि जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पाए तो याद रखिए, शिक्षा के 4 सोपानों में से आप एक सोपान को तो जैसे तैसे प्राप्त कर लेंगे, किंतु एक जो मुख्य सोपान है, जो आधार स्तंभ है, वो हमारे हाथों से छूट जाएगा। मैं कई बार कहा करती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि शिक्षा से ही सबसे सारे कार्य क्षेत्र जो है वो ठीक हो सकते हैं, तो उसके अंदर शिक्षा का पहला जो सोपान है हमारी प्राचीन परंपरा में संस्कार, और दूसरा है योग्यता, तीसरा है उपाधि, और चौथा है आजीविका। किंतु आप देखेंगे आज शिक्षा के क्षेत्र में सर्वत्र आजीविका ही शिक्षा का लक्ष्य है, और आजीविका नहीं मिल पाती है तो फिर उपाधियों से यदि मिलती है तो हम क्या करते हैं, उपाधियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि समय पर नहीं कर पाए तो खरीद भी ली जाती हैं, और उपाधि भी पास में आ जाती हैं, किंतु योग्यता नहीं है तो उसकी स्थिति क्या बनेगी। जब योग्यता नहीं है तो फिर हम कोचिंग सेंटर में जाकर के योग्यता बनाने का या पैसा दे करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु संस्कार के लिए कोई प्रयास नहीं होता। और याद रखिए, यदि संस्कार से आरंभ से चलते हैं, यदि संस्कार है हमारे पास हमारी शिक्षा में, तो उसके बाद योग्यता भी बन जाएगी, उपाधि भी आपके चरणों में आएगी, और आजीविका भी आपसे कहीं दूर नहीं जाएगी। तो हम याद रखें, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सोपान परंपरा है वो संस्कार, योग्यता, उपाधि और आजीविका के रूप में आगे बढ़ती है। और यदि हम इस रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हुए इसको आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके संरक्षण में, संवर्धन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। पर याद रखें, उससे पहले अपने जीवन में उस चीज को जरूर लाना पड़ेगा, तब हम दूसरों को ला सकते हैं। जब हम एक उंगली करते हैं, मैं इतनी बात कहकर के उदाहरण के तौर पर विराम दूंगी अपनी वाणी को, हम सामने वाले को कोई भी बात जब समझाना चाहते हैं तो ये 3 उंगली हमारी अपनी तरफ होती हैं, और ये अभ्यास न तो हमारी माँ ने गर्भ में कराया, न जन्म देने के बाद कराया, न आचार्य कुल में गुरुकुल में कराया गया विद्यालय में, न हमारे मित्रों में से किसी ने अभ्यास कराया कि ऐसे संकेत करना होता है। ये स्वाभाविक परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इससे हमें ये संकेत लेना चाहिए कि हम दूसरों पर 25% काम यदि करते हैं, अपने पर 75% हमें कार्य करना पड़ेगा। यदि ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे लिए वरदान है, और उस वरदान से हम स्वयं कृतार्थ हो सकते हैं, और जिस भी क्षेत्र में जाएं दूसरों को कृतार्थ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई आप सबका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आदरणीय आचार्य जी का सुंदर ज्ञान का सागर बह रहा था, और इच्छा ये थी कि ये लगातार चलता रहे। समय की कुछ सीमा है, तो ऐसे महान विभूति का व्याख्यान आप लोगों को सुनने को मिला, ये हम सबका सौभाग्य है। आप सभी को सादर नमस्ते। भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्प दिल्ली प्रांत, हंसराज कॉलेज का नाम इसलिए नहीं लूँगी, हंसराज कॉलेज में हम बैठे ही हुए हैं, लेकिन सच में भारतीय शिक्षण मंडल का गुरुकुल जो प्रकल्प का ये प्रयास है, जिस प्रयास के अंतर्गत आज हंसराज महाविद्यालय में एक विशेष आयोजन हुआ जिसे आप लोगों ने सप्तम पुष्प का नाम दिया, यानी विशिष्ट व्याख्यान। और मैं तो केवल आई थी राउंड लेने के लिए कि राउंड लेकर आती हूँ और देखती हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्योंकि जिस समय मैंने सुना डॉक्टर सुकामा आचार्य जी बोल रही थी, डॉक्टर सुकामा जी को सुनते सुनते मुझे लगा कि बीच में उठा नहीं जा सकता। ऐसी आदरणीय श्रद्धे डॉक्टर सुकामा जी आज इस हमारे मुख्य वक्ता थी, और आज के इस कार्यक्रम के कहना चाहिए जो अध्यक्ष हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, जो सर्वे सर्वा हैं,
मुझे लगता है कि उनकी तो आज तारीफ में हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे हैं दिल्ली भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली के अध्यक्ष। सर, आप दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष तो है ही हैं, लेकिन आपकी जो व्यस्तता है, क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ पर आप डीन भी हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं, कई जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं, लेकिन आज सुबह से मैं आपको हंसराज कॉलेज के 2 कार्यक्रमों में देख चुकी हूँ। केवल 2 कार्यक्रम तो आपने हंसराज कॉलेज, मुझे लगा कि जब इतना काम कर सकते हैं प्रोफेसर अजय, इतना काम कर सकते, तो मैं इतना काम क्यों नहीं कर पा रही। मेरे लिए सच में आज बहुत नहीं, मुझे बहुत विचारणीय लगा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ, किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में होते हुए, और मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षण मंडल का सौभाग्य है, सर, शिक्षण मंडल का सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्तित्व को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसलिए आप हम सबके प्रेरक हैं। ईश्वर करे आप हमें सिखाते रहें, हम आपसे सीखते रहें। हंसराज कॉलेज में संस्कृत विभाग की वरिष्ठतम जो हमारी शिक्षिका हैं डॉक्टर संध्या राठौर, और हमारे बीच में जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यक्रम की मुझसे बात की थी डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने। आज तो 2-3 बार आए, ऑफिस में बात भी नहीं हो पाई इनसे, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी, लेकिन और सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को, सभी सहयोगियों को, भारत के भविष्य को मेरा सादर सादर नमन। क्योंकि मैं देख रही हूँ विद्यार्थी, प्राध्यापक, युवा अधिक बैठे हैं, इसलिए मैंने भारत का भविष्य कहा। और जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का संरक्षण और संवर्धन, यानी है हमारे पास, हमें उसका संरक्षण करना है। बनाना किसी चीज को बहुत ही मुश्किल काम है, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है उसका संरक्षण और संवर्धन। आवश्यकता पड़ी, मैं केवल 1-2 बातें आपसे कहना चाहूंगी कि हम मान लिया हमने कि हम वेद परंपरा के हैं, हम ऋषि परंपरा के हैं। आचार्य जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि हमें जो है अपने चरित्र के ऊपर, हमें जो है अपने भीतर का जो आत्मदर्शन है, हमें उन्होंने मनोबल की बात की। लेकिन कुछ जिस हम दुनिया में रह रहे हैं, सभागार में ऐसे अच्छे अच्छे व्याख्यान सुनने के बाद भी हम बाहर जाते फिर उसे दुनिया के मिल जाते हैं। अरे पहले हमारे पास नौकरी नहीं थी, ईश्वर ने कहा नौकरी चाहिए, अरे सबसे अच्छे दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी दे देते हैं आपको, ईश्वर ने नौकरी दे दी। अच्छा, आपने नौकरी तो दे दी, अब सैलरी नहीं मिल रही समय पर, सैलरी भी आने लग गई, नहीं प्रमोशन तो भी हुई नहीं, वो प्रमोशन के गुना भाग में लग गए, प्रमोशन एक हुई फिलहाल, यानी हमारा पूरा जीवन गुना भाग में लगता रहता है। इसलिए हम जो यहाँ पे विद्यार्थी के रूप में हैं, विद्यार्थियों का कर्तव्य खूब स्वाध्याय करें, खूब पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हाँ आपके एक सेमेस्टर में 4 पुस्तकें आपको लगी हैं, आपने वही 4 पुस्तकें पढ़नी है। आजकल के विद्यार्थी क्योंकि बहुत ज्यादा, आचार्य जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि कौन से 4-5 प्रश्न आने वाले। वो अपना समय फालतू खर्च नहीं करते इधर उधर, हम उतना ही पढ़ेंगे जितने में हमारे अच्छे अंक आ जाए, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है। वो तो गांधी जी ने एक टाइम पर कहा था कि हमें साध्य से अधिक अपने साधनों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम तो बिल्कुल गीता का एकदम हमने कृष्ण जी का उल्टा कर दिया। हम तो पहले कर्म फल की चिंता करेंगे, फिर कर्म करेंगे। फल हम क्या चाहते हैं, हमारे अच्छे अंक आ जाए। शिक्षक क्या चाहते हैं, भैया ठीक है क्लास ले ली जाए, क्लास एक है, ईश्वर की दया से सर दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम बड़ा अच्छा है, वर्कलोड बहुत कम है, सबके पास बहुत समय है गपशप करने के लिए, लेकिन क्या वो उससे हमारा उत्थान हो रहा है। जिस मनोभव की बात आचार्य जी ने की, क्या मनोभव की उस संकल्पना को हम भारत में सार्थक कर पा रहे हैं। उसको सार्थक करने के लिए हम सबको आत्मावलोकन करना होगा। आत्मावलोकन करते हुए जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर मैं बात करूं, आर्य समाज का एक नियम आता है जिसमें कहते हैं कि हमें अपनी उन्नति में ही उन्नति नहीं समझनी चाहिए। डॉक्टर भारत सही बोल रही हूँ ना, अपनी उन्नति में अपनी उन्नति नहीं समझनी चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में, यानी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, उसमें यानी कि। लेकिन उल्टा हो रहा है, मेरे पास 1 कार, पड़ोसी के पास 2 कारें क्यों। हम दो अपने, मुझ में कई बार कहती हूँ कि हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो सुख की जो आचार्य जी ने बात की, हम संतुष्ट होना सीखें। जब आवे संतोष धन
सदन धुरी समान। हम प्रोफेसर अजय जैसा जीवन जीना शुरू करें। मैं लाख कोशिश करती हूँ, चाय पीने की नहीं पिला पाती। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हम आए बहुत अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों को जो हमारे पास विरासत है उसको हम संभालें, विरासत का संरक्षण करें और आधुनिक भारत में 2047 तक जिस भारत में विकसित होना है, उस विकसित भारत में हम वेद परंपरा, ऋषि परंपरा के माध्यम से अपने जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, मुझे लग रहा है उससे भारत को विश्व गुरु जरूर बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। आपने गागर में सागर बहुत कम समय में गागर में सागर भर दिया है। और हमारे जो सभी को राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रोफेसर रमा जी जिन्होंने अभी अभी अपना उद्बोधन दिया, जिनके प्रांगण में हम सब हैं, उनको धन्यवाद भी और नमन भी कि भारतीय शिक्षण मंडल को आपने भारतीय शिक्षण मंडल को पैट्रनाइज किया। गुरुकुल प्रकल्प भारतीय शिक्षण मंडल का दिल्ली प्रांत का, और उन सबको मैं बधाई देता हूं पहले तो जिन्होंने इसका आयोजन किया, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम का, कि ऐसी मुख्य वक्ता जी डॉक्टर सुकामा आचार्य जी को बुलाया, जिनका भी आपने जो है पाथे मिलाप को जो है उनके लिए, दोनों के लिए ओम एक बार जो है जरूर करना चाहिए हम सबको। प्रोफेसर सुरेश गोहे जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पूर्व मंत्री हैं हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के दिल्ली प्रांत के। राजीव नयन ओझा जी हैं प्रांत से संगठन मंत्री जी। डॉक्टर राजीव शास्त्री जी जिनको सुन रहे थे आप, संचालन कर रहे थे। प्रोफेसर संध्या राठौर जी, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता भारतीय शिक्षण मंडल के, जो अनुभूति शिविर के सारे प्रतिभागी बंधुओं और भगिनियों, सबको मेरा नमन। आज का जो विषय है वो गुरुकुल प्रकल्प के लिए बिल्कुल उचित है कि उन्होंने इसका, और हंसराज कॉलेज में ही चयन किया। यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ हवन और वो सारा यहाँ होता है। तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो 76 कुंडी हवन। हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पे आपने भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के संरक्षण की यहाँ पे पूरा हो रहा है। संरक्षण जहाँ हो रहा है वहीं पे करना चाहिए ऐसी चीज़ों का। और अवलोकन की आवश्यकता तो है, हर समय रहेगी। और जब भारत की यात्रा चल रही है एक विकसित भारत 2047 तक करने की, तो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब 1000 साल तक या उससे ऊपर भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था ग्लोबल ट्रेड में, उस समय गुरुकुल परंपरा सबसे ज़्यादा विकसित थी। तो शिक्षा का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अर्थ जो है, दोनों का बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। जब एक को तोड़ देते हैं, जब जला दिए नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को कि ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो ये करेंगे क्या जो है। तक्षशिला, ये सब नाम सुने होंगे आपने जो है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का, लेकिन श्रवण की जैसे बात की, श्रुति की बात किया जो है, ये एक ऐसी परंपरा है जो आप कुछ भी कर लें ये तो रहेगा ही। जैसे शरीर का नाश कर सकते हैं, आत्मा तो रहती है। तो जो कॉजल बॉडी है वो तो एक जन्म से दूसरे तीसरे चलती रहती है। वो तो जो, हालांकि हमें याद नहीं रहता अक्सर जो है कि पिछले जन्म में क्या ज्ञान अर्जित किया हमने,
लेकिन कभी कभी झटका लगता है तो आदमी कुछ दूसरी भाषा बोलना शुरू कर देता है। ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं कि वो वाला खुल जाती है, वो वाली फैकल्टी खुल जाती है जो। तो है तो सब हमारे पास ही, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं रहता जो। आज एक दो एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा इसमें, जो भारत में कुछ ऐसे स्कूल कह लीजिए या जो भी कहें उनको जो है, जो ये चलेगा इसमें वीडियो हाँ वीडियो चला दीजिए जरा। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा वो डिवोटेड रहती हैं। तो ये एम्बीडेक्स्ट्रस स्कूल बोलते हैं इसको। कितनों ने इसके बारे में पहले सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप इसको देखिए। एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया क्या? यूट्यूब पे आजकल काफी वो करने लगा है, पैसे कमाने लगा है एडवर्टीजमेंट से जो है। चल रहा है ना ये? प्ले कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। चलिए आवाज आ रही है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ के बच्चे जब तक वो आएगा भी, हाँ देखिए दोनों हाथों से लिखते हैं और अलग अलग भाषा लिख सकते हैं दोनों हाथों से। बच्चा जब स्कूल में मेरे विद्यालय में आता है तो सुबह खाता में 2-3-4 दिन होता है। धीरे धीरे उसको जब सेट करने लगते हैं, हाथ में कलम पकड़ाता हूँ, अपने आप देख लेता हूँ जिस हाथ से अधिक पकड़ने लगता है। फिर एक बार धीरे धीरे जब वो एक हाथ से पकड़ने लगता है तो कुछ दिन बाद, 1-8 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन को टाइट में उसको क्या करता हूँ, दूसरे हाथ से पकड़वाता हूँ। जब दोनों हाथ से लिखने का काम होने लगा तो 2 विषय भी हमने देखा कि क्या एक साथ लिखा जा सकता है। और हमारे बच्चे 2 विषय लिखते थे। तो ये संभव है। मेन पर्पस इसका यही है। समय थोड़ा कम है तो वापस चलते हैं उस तरफ। एक दूसरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, एक और वीडियो देख लीजिए। ये जो है, जो ये दो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन था। तो राइट हैंड से लेफ्ट गवर्न और राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट हैंड से। एक क्रिएटिव ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है। लॉजिक रेशनैलिटी लेफ्ट से गवर्न होती है। अब ये जो बीच में है ये उसको देखिए। जो है आप लोगों ने अनुभूति शिविर में डॉक्टर जितेंद्र जो आए थे वो किया था, याद है ना? उनकी डॉटर आंख बंद करके पढ़ पा रही थी। 36 लोगों के सर्टिफिकेट पढ़े उसने आंख बंद करके। आंख पे पट्टी लगी, ये चल नहीं रहा शायद जो है। मैं गुरुकुल में गया, महाराष्ट्र में कहीं पे था। हाँ हुआ अच्छा। तो वहाँ पे स्वामी जी से मैंने पूछा, भाई ये कराते हैं क्या आप इस तरह का चीज जो है? तो उन्होंने कहा हाँ कराते हैं इसको। तो हम The art of the intuition process is especially
आंख बंद करके वो बता पा रही है कि ये क्या है, इसको क्या नंबर है। कैसा लगा? ये आप सब कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा बच्चे ही कर सकते हैं जो उसमें दिख रहा है, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा का वैभव है। जो आध्यात्म की यात्रा, जो अंदर की यात्रा जो कह रही थी पद्मश्री जी, वो अंदर की यात्रा करने से ये सब कुछ बाहर की चीज़ें देखने लग जाती हैं बिना इंद्रियों के। जो है, जो हम सोचते हैं यही जो इंद्रियां ही हैं, इन्हीं से हम सारा कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उन इंद्रियों से बाहर जब निकलते हैं, उसके ऊपर की यात्रा जब शुरू करते हैं, तो असली ज्ञान का जो है स्रोत मिलना शुरू होता है। रामानुजन ने जो है जो थ्योरम्स लिखी मैथमेटिक्स की जो है, वो किसी स्कूल में जाने की वजह से लिखी है, किसी कॉलेज में जाने की वजह से लिखी है। अंदर की यात्रा, और जो हम आजकल कंप्यूटर में बोलते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बोलते हैं जो है, तो वो एक तरह का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो कंप्यूटिंग है, वहाँ से डाउनलोड करने की पावर है। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जो है डाउनलोड करने की पावर है। तो जो हमारे जितने चक्र जैसे हैं, उन्हें अगर हम जागृत करते हैं तो इन सब चीज़ों की यात्रा शुरू होती है। तो अंदर की यात्रा पे हम कितना समय लगाते हैं? कितना लगाते हैं? लगाते ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। लगाते तो थोड़ा बहुत होंगे। अनुभूति शिविर वाले कितना लगाते हैं? पूरा लगभग आधे घंटे का समय पूरा। अच्छा, लगभग आधे घंटे का समय रोज लगाते हैं। अनुभूति शिविर के बच्चों को सुबह 5 बजे जागरण हो जाता था जो है। 21 दिन तक हुआ तो आदत थोड़ी सी पड़ गई जो है कि भाई रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने साथ जो है। ये जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, आवाज आ रही है कुछ उधर से भी, विज्ञानमय कोश है, इनकी यात्रा जो है आनंदमय तक की यात्रा जो है वो कब होगी? इसी जीवन में होगी या बाद में कभी करना है उसको जो है? साथ साथ ही करना है ना। देखो एडवाइस भी मिल रही है साथ में जो है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है आपको जिस भी आयु में आप हैं। मैंने अपनी योग की यात्रा जब मैं 2nd ईयर में था बीकॉम ऑनर्स में, तब शुरू की थी, और आज तक एक भी दिन बिना योग किए, बिना योगासन किए, बिना ध्यान किए घर से बाहर कदम नहीं रखता हूँ। 40 साल से ऊपर हो गए। आप भी कर सकते हैं। ओम बड़े कम लोगों ने बोला। ओम बोलने का मतलब समझ रहे हो? करना पड़ेगा। हाँ, निधि ध्यासन में लाना पड़ेगा फिर जिन्होंने ओम बोला। सोच लो एक बार और, अपना जीवन प्यारा है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। सर हमारा तो अनुभूति शिविर के आने के बाद ही सारा मतलब सुबह का और शाम तक का पूरा ही टाइम टेबल बदल गया है। बदल गया ना? वहाँ पे सीखा, सारा कुछ अभी फॉलो करते हैं तो काफी हद तक बहुत पॉजिटिविटी आती है।
बहुत बढ़िया, अद्भुत है। इन सब के लिए ओम कर सकते हैं जितने अनुभूति शिविर वाले हैं। तो फिर होगा अनुभूति शिविर भी। उससे पहले एक अभी ये मुझे बोला गया अनाउंसमेंट करने के लिए और सबको इनवाइट करने के लिए, 55वां स्थापना दिवस है, AICT में है। उसमें हमारे जो मुख्य वक्ता हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी हैं, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विषय शिक्षा में रामत्व एवं अमृत काल में विकसित भारत। तो विकसित भारत कैसा हो, राम राज्य जैसा हो तो अच्छा है, या रावण वाली सोने की लंका चाहिए अपने को? कौन सी चाहिए? राम राज्य वाली चाहिए। तो शिक्षा में रामत्व होगा तभी अमृत काल में विकसित भारत ऐसा बनेगा जो राम राज्य की तरह होगा। हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल के प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी उसकी अध्यक्षता करेंगे और मुख्य अतिथि प्रोफेसर TG सीताराम जी हैं जो AICT के चेयरमैन हैं। और भी कई गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे रहेंगे। तो इसमें आप सब लोग निमंत्रित हैं अपने परिवार के साथ। सब मतलब सब जितने भी लोग यहाँ पे इस सभागार में अभी हैं। समय तो हो गया मेरे ख्याल में हमारा, हाँ हो गया ना, हाँ 5:08 हो गए हैं। ये 17 अप्रैल को 3:30 बजे से है, ये 17 तारीख को 3:30 बजे से, ठीक है। वसंत कुंज से पहले थोड़ा सा, हाँ नेल्सन मंडेला मार्ग पे, ठीक है। तो आप सबको बधाई। गुरुकुल प्रकल्प के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा काम करते रहें। ये 7वां बता रहे हैं ना आप? हाँ 7वां है ये। तो आगे की यात्रा चलती रहे और ऐसे ही लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहिए ताकि वो एक डेवलप्ड नेशन के डेवलप्ड नागरिक बने रहें और उसमें अपना योगदान दें। क्योंकि राजीव नयन ओझा जी का भी मन कर रहा है कुछ बोलने में, युवा आयाम के बारे में जो नवंबर में होने वाला है, जिसका बहुत बड़ा कार्यक्रम, और उसमें रिसर्च के जो आर्टिकल्स भी लिखने हैं सबको जो है वो 17 तारीख को उसका पोस्टर भी निकलेगा। उसके बारे में राजीव नयन, पूरा थीम पता है आपको? नहीं राजीव नयन जी अभी करेंगे उसकी सूचना। मैंने खाली उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि अभी आके आपको युवा के है ना, ये पालक हैं जो है, युवा आयाम के पालक हैं, तो इसके बारे में आके बताएंगे। तो जितने भी युवा हैं वो अगर ये सोचते हैं कि रिसर्च करने का काम तो सिर्फ PhD स्कॉलर्स का है, वो ऐसा नहीं है। चाहे वो UG के स्टूडेंट हो, चाहे वो PG के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्लास के हों, रिसर्च कर सकते हैं। और नेशनल लेवल का ये कंपटीशन है जिसमें हजारों लाखों लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे और रीजन वाइज भी अवार्ड्स मिलेंगे, प्रांत के स्तर पे भी मिलेंगे और अखिल भारतीय स्तर पे भी अवार्ड मिलेंगे। पिछली बार जब सेरेमनी हुई थी तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हुई थी और कौन थे मुख्य अतिथि? राजीव नयन जी उस समय जो है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे वहाँ पे जो है, और बहुत ही अद्भुत आयोजन उसका हुआ था। तो आपको भी गर्व की अनुभूति होगी जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सिर्फ रिसर्च पेपर लिखना ही नहीं, आगे भी देखना है कि कैसे कैसे लोगों ने रिसर्च किया उसमें, और आपके मन के लायक विषय उसमें आपको मिलेंगे जो है। बाकी ये बताएंगे उसके बारे में। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो इस यात्रा को आगे लेके चलेंगे। अजय सर ने अपने हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो सूचना दिया, स्थापना दिवस भारतीय शिक्षण मंडल का 55वां अभी वसंत कुंज में AICT का परिसर है, उसमें है अपना रामनवमी के दिन 3 बजे से आप लोग 3 बजे आप लोग अपेक्षित हैं। आप सभी अपने परिवार के साथ, जैसा कि सर ने बोला, और मित्रों के साथ आना है। यहाँ उसी दिन एक भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा एक बड़ा अभियान युवाओं के बीच
शुरू होने वाला है। 17 अप्रैल से 17 नवंबर तक का ये अभियान है और इसमें 40 वर्ष आयु से कम जितने भी लोग अपने आप को युवा मानते हैं, जो 40 से कम के हैं, युवा तो बहुत सारे मानते हैं लेकिन 40 से कम वाले भी आजकल तो बहुत युवा नहीं मानते। तो 40 से कम वाले यहाँ जितने भी हैं और आपके और भी अन्य मित्र जो दिल्ली में रहते हैं, वैसे ये अखिल भारतीय अभियान है लेकिन दिल्ली में कम से कम आपके संपर्क वाले जितने हैं उन सबको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो उस दिन पोस्टर लॉन्चिंग होगी, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर रिसर्च बेस्ड आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन होने वाला है। उसमें 10 टॉपिक्स रहेंगे, उनमें से एक कोई आपको सिलेक्ट करना है। उसका सारा कैलेंडर 17 तारीख को आपको वहीं AICTE के सभागार में आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप एक्सेस कर पाएंगे। वेबसाइट पे सब कुछ अपना लिंक वगैरह सब उपलब्ध रहेगा। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। 10 में से कोई एक टॉपिक आप चुन करके लिख सकते हैं और उसमें से जो आप लिखेंगे ये आर्टिकल, उसके बाद आपको कुछ क्राइटेरिया है। उस लिखने के दौरान आपको मंडल चलाने हैं, है ना। मंडल के कुछ अपने गुण हैं, उन गुणों को अपने साथ उतारना है। ये 4-5 महीने का जो अभियान है उसमें प्रैक्टिस करना है। उसको उसी मतलब अभियान में आपकी मंडल के दौरान भी आपकी मॉनिटरिंग रहेगी, आपके ऊपर मतलब नजर रहेगा मंडल चलाने वालों और मंडल का देख रेख करने वाले सभी लोगों का। उसमें से ही कुछ सिलेक्टेड जो भी मतलब पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको नवंबर में 15, 16, 17 गुरुग्राम में SGT यूनिवर्सिटी है, उधर इसका आयोजन होगा। पूरे देश से लगभग 1000 युवा जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का समझ और व्हाई वी नीड टू ऑर्गेनाइज, इस प्रकार का समझ और सोच लेकर के आना है और उसमें उस प्रकार की दृष्टि से आपका ऑब्जर्वेशन करके और आपको बुलाया जाएगा और सभी लोगों को 15, 16, 17 नवंबर वहां 3 दिन का रहने होने का सारा बंदोबस्त होगा और वो सब आपको पता चल जाएगा। पूरे भारत से 1000 रिसर्च स्कॉलर रहेंगे, उसमें से हम आशा करते हैं कि आप में से भी बहुत सारे लोग रहेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद डॉक्टर राजवीर जी। ये तो दायित्व है, वो अध्यक्ष तो एक ही हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के भारतीय दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष, बाकी प्रांत प्रमुख का दायित्व होता है वो मेरे पास में है। जब आप बहुत परिश्रम कर लेते हैं और थक जाते हैं, फिर अचानक आपका लक्ष्य मिल जाता है तो एक जो असीमित आनंद की अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति होती है। कुछ आज के जो मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुकामा आचार्य जी थी, उनके प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे कब आएंगी और उद्बोधन के बाद हमें जो पाथेय प्राप्त हुआ, जो वक्तव्य मिला, वो सचमुच अद्भुत है। बहुत सारे विषयों को उन्होंने टच किया और जो मूल में उसके जो था कि हम आत्मोत्थान की बात करें, हम अंदर से बाहर की यात्रा तय करें और यदि बाहर सुख चाहते हैं तो हमें अंदर अपने आप को परिमार्जित और परिवर्धित संशोधित करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें अगर मैं बताऊँ ना, मेरे लिए हर एक वाक्य अपने आप में एक निर्देश था कि आप इस तरह से जीवन दें। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर उद्बोधन और व्याख्यान देने के लिए। मैं आयोजन समिति की ओर से, भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से, गुरुकुल प्रकल्प की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं प्रोफेसर रमा जी का, जिनके प्रांगण में आज हम बैठे हैं, जिनके निर्देशन में हम ये कार्य कर रहे हैं, जिनके सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, मैं इनको सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये वाणिज्य के प्रोफेसर हैं, है ना। और मुख्य रूप से जो इन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की जो गंभीर चिंतन को इन्होंने बताया, वो अपने आप में अद्भुत था। तो मैं सोचने लग गया कि जितने प्रबुद्ध ये वाणिज्य के विषय में है, उससे भी ज़्यादा ये भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा से हैं। वो इनका जो 40 वर्ष का जो तप है, वो उससे उद्भूत ज्ञान है। उसके लिए उन्हें कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आत्मचिंतन का ज्ञान है। उन्होंने
हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि उनका ही प्रोग्राम है, भारतीय शिक्षण मंडल का ही प्रोग्राम है, वो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत विभाग की प्रोफेसर संध्या राठौर जी, उन्होंने हमारे आह्वान को सुना और उन्होंने सारस्वत अतिथि के रूप में आने की सहमति, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। इसके अलावा हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के दिल्ली प्रांत के सह संगठन मंत्री श्री राजीव नयन जी हैं, वो आए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार क्या होता है कि हम जिससे कहते हैं हमें कंगूरे जो दिखते हैं, कंगूरे मतलब जो महल के ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो हम सबको दिखाई देती हैं, पर उस महल के नीचे बहुत सारी नींव के पत्थर होते हैं जो उस महल को टिका कर रखते हैं। ऐसी हमारी आयोजन समिति है जिन्होंने बहुत काम किया, अलग अलग कैसे बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, कैसे कैसे चीज़ों को सामना करते हुए हम लेकर गया, उनका धन्यवाद देना अत्यंत आवश्यक है। उसमें डॉक्टर मोहिनी आर्या जी, डॉक्टर अनुप्रिया जी, डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी, संदीप जी भी हमारी टीम से उपस्थित हैं, प्रोफेसर कृष्णा जी और बहुत सारे साथी जिनको मैं देख पा रहा हूँ, डॉक्टर विजय कुमार जी, डॉक्टर भरत भी मुझे दिखाई दे रहे, तब संभवतः इन्हीं कार्यों से निकल गए होंगे, डॉक्टर रवि कुमार जी, राजेश जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं जो हमारे श्रोता हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो धैर्य के साथ में भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का जो उद्बोधन, जो ज्ञान हम आप तक जो संदेश पहुँचाना चाहते थे, उस सबको धैर्यपूर्वक सुना, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप जो भी भारतीय शिक्षण मंडल के गुरुकुल प्रकल्प में कार्य करना चाहते हो, हमसे जुड़े और हम सब मिलकर के गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर कुछ कार्य करते हैं। धन्यवाद।